अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और बड़ी एफर्ट्स के बावजूद, बड़ी कोशिशों के बावजूद PTI का जो इंतखाबी निशान था बल्ला, वो अब उनके पास नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम कर दिया और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी वो सुन ली गई और इस तरह से बल्ला उनके पास नहीं रहा। अब असल में जो नई बहस छिड़ी है, ये तो हमें और आपको सबको मालूम है कि जो भी PTI के कैंडिडेट्स थे उन्होंने बड़ी कोशिशें की। PTI ने एक और पार्टी का सहारा भी लिया उसके प्लेटफॉर्म का, लेकिन बहरहाल उसकी एक कॉन्फ्रेंस और ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस एट दी एंड ये हुआ कि अभी तक जो सूरत हाल है उसमें ये कि जो PTI के तमाम उम्मीदवार हैं अब वो आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और इलेक्शन कमीशन ने उनको इसी तरह से हर एक को अलग अलग इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दिए। और अभी इत्तलात ये भी हैं कि कल या परसों आने वाले किसी भी वर्किंग डे में PTI जो है एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील में भी जा सकती है। और उसके साथ एक और पॉइंट की भी इत्तला है कि वो ये कहेगी कि जी ठीक है, हमारे पास इंतखाबी निशान नहीं है लेकिन अभी भी हम बहैसियत जमात इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के अहल हैं, तो शायद वो डेंट जो इनको 200+ रिजर्व सीट्स पर पढ़ने जा रहा है, जिसका कहा भी है बैरिस्टर गौहर साहब ने, वो शायद उनको ना हो। लेकिन बहरहाल ये सारी अभी वो बातें हैं, लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। इसी तरह से हमने ये देखा था कि 2000 की दिहाई तक भी जो थी हमारी उसमें, यानी 2008, 9, 10 तक भी आप कह लीजिए, 2 पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ हमेशा से रहा। जब भी इलेक्शंस होते थे 2 जमातों में से किसी एक जमात। और आज एक दफ़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि वेलकम टू नया पाकिस्तान, तो हम ये वेलकम टू 2 पार्टी सिस्टम। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब एक जलसे से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने भी इसी किस्म की बात भी की। ज़रा सुनते हैं वो क्या कह रहे थे। अब तो 2 जमात रह चुके हैं, 2 जमात इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो दूसरा ये मुस्लिम लीग है। किस किस्म का शेर है ये, तो अपने घर में छुपते हैं। ये किस किस्म का शेर जो है वो घर में छुपा रहे जब तक उनका मुखालिफ का कोई और बंदोबस्त ना करे। ये इस किस्म का मुकाबला ये बुज़दिलों का किरदार होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घबराते नहीं है। मैं तो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहा हूं। उनका इंशाअल्लाह ताला मैं उनके घर में घुस के उनको मारूंगा। ये तो आपसे डरते हैं, ये अवाम से डरते हैं कि हम बाहर अवाम में निकलेंगे तो अवाम उनके साथ क्या करेगा। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब जो कि जब नए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे तो वो चेयरमैन थे और फिलहाल तो वो सारे कलअदम करार दे दिए गए थे, लेकिन बहरहाल कल उन्होंने डिसीजन के बाद एक बात की जिसमें उन्होंने नज़रसानी अपील में जाने की बात भी की। शॉर्ट क्लिप है, वो भी ज़रा सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरखास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक पर बारी हुई है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हक है, सुप्रीम कोर्ट जैसे कहे हमारा हक है रिव्यू का, और इंशाअल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। फैसले के खिलाफ रिव्यू उनका हक है, वो रिव्यू करेंगे। जो आज के पैनलिस्ट है, सीनियर पैनलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, बड़ा उनका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस, उनका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद गशकोरी साहब और एडिटर हैं इन्वेस्टिगेशन टीम हाम न्यूज़, सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वसीम अब्बासी साहब, वी न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट। एजाज सैयद साहब मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप तमाम लोगों का। एक शॉर्ट सा एक और क्लिप है जिसमें जो हमारे सीनियर एंकर पर्सन्स हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी इस हवाले से कल क्या ओपिनियन दे रहे थे, और बल्कि हामिद जो मालिक साहब हैं वो भी ज़रा सुनिएगा। उनका तो कुछ दिन पहले का क्लिप है, वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे, ज़रा कोई चला दें प्लीज़। अच्छा, ये तो एक प्रेडिक्शन थी और एक उनका एनालिसिस था और उनकी एक इन्फॉर्मेशन थी जो बज़ाहिर तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। हामिद मीर साहब कल के फैसले के बाद क्या कह रहे थे, ये भी सुनते हैं। ये जब काजी फाजिसा साहब ये ऑर्डर पढ़ के सुना रहे थे तो मुझे फरवरी 2018 याद आ रहा था, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इसी तरह एक 3 मेंबर बेंच के जरिए एक फैसला सुनाया था। और उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है उसने पिटीशन दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून से शेयर का निशान छीन लिया था
और उस वक्त मुस्लिम लीग नून के वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से उम्मीदवार कौमी असम्बली बन चुके हैं, और वो वही आर्गूमेंट्स दे रहे थे जो आर्गूमेंट अली जफर साहब और हामिद खान साहब दे रहे थे, लेकिन साकिब निसार साहब ने उनकी बात नहीं सुनी। एक मकबूल सियासी जमात को एक मरतबा फिर एक टेक्निकल नॉकआउट करके इलेक्शन से बाहर किया गया। ये बड़ी एक अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है ऐसे फैसलों से जो ऐसे मौकों पर आते हैं, और तारीख फिर उनको कैसे याद रखती है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आज नहीं देखा जाएगा, हिस्ट्री इसके बारे में अपनी जजमेंट, अपना फैसला कुछ अरसे बाद सुनाएगी। ये सिर्फ एक इंतखाबी निशान का फैसला नहीं है, ये तो इलेक्शन का तकरीबन फैसला सुना दिया गया है। जाहिर है तहरीक इंसाफ को इसका बहुत सियासी नुकसान होगा आने वाले इलेक्शन से, और जाहिर है तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर अब इलेक्शन में नहीं जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को अगले आने वाले इलेक्शन में। आप अग्री करते हैं जायद कशकोरी साहब, या आपको लगता है कि तराजू के अब दोनों पलड़े बराबर हो गए? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरवाइव करेगी आगे, मैं इस हद तक देख रहा हूँ। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला होता, ठीक है, उस वक्त क्या सिनेरियो होता। अब तो ये इस स्टेज पे 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो जाते हैं, और लगता है कि हो जाएंगे, तो तहरीक इंसाफ की रिकवरी पहले ही नहीं थी, ना रिकन्स्ट्रक्शन की थी, ना रीबिल्डिंग की थी 9 मई के बाद, और वहीं रेजिस्टेंस और वहीं सब कुछ वो कंटिन्यू रखे हुए थे, ना ही कोई सियासी रिकॉन्सिलेशन की, कुछ भी नहीं किया। और जब अब फाइनल स्टेज पे बल्ला नहीं है, इंडिविजुअल फील्ड कर दिए गए हैं, 815 कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में हैं, और अगर आपको मैं कंपैरेटिव, सिर्फ पंजाब हमेशा फोकस रहता है, बलूचिस्तान में 0 कोई पुराना कैंडिडेट उन्होंने खड़ा नहीं किया, सबके सब 100% नए हैं। सिंध में सिर्फ 1 MPA है, बाकी सबके सब MNAs MPs को सीट नए लोगों को दिए। और पंजाब में आप PTI की बात करें जो आजाद उम्मीदवार? जी, मैं PTI की खुर्रम शेर, अच्छा ठीक है, वो मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रोविंशियल असेंबली की। मैं अब नेशनल असेंबली के लिए आपको बताता हूँ। सिंध में जो नेशनल असेंबली के लिए हैं, वो जो उनके कुछ 4 कैंडिडेट थे वो नेशनल असेंबली के लिए लेके आए जो पहले MPA थे। और पंजाब में 215 टिकट दिए हैं MPs को, और 184 टोटल MPA थे PTI के। पंजाब में उन्होंने हुकूमत भी बनाई थी, सिर्फ 33 पुराने MPA को दिया है, बाकी सब नए फेसेस हैं, ओनली 33। इसका मतलब है कि 78% नए कैंडिडेट हैं। फिर नेशनल असेंबली पे फोकस कीजिए, वहाँ से 67 MPAs थे PTI के, डायरेक्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए थे, अभी सिर्फ 22 पुराने हैं। और ये तमाम इंडिविजुअल्स अब अपने अपने निशानों पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे आज़ाद के तौर पर, और उनमें तकरीबन 85% कोई हैवी वेट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश फेसेस हैं, या उनका पॉलिटिकल क्रेडेंशियल इतना नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन जीत के आ जाएं। तो इसी तरह से लेकिन क्या आपको लगता है कि इमरान खान का नाम काफ़ी नहीं होगा? नाम तो कोई, अब आई एम सॉरी, नाम शायद पब्लिक डिबेट में हो, लोग जानते हो, फैमिलीज में उनको जानते हो वोटर्स को, लेकिन मैं बैलेट की पेपर की बात कर रहा हूँ। ये एक अलहदा ट्रिक होता है, एग्जीक्यूट करना 8 फरवरी को। तो ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बल्ले पे एक्सपेक्ट कर रही थी, आप इंडिविजुअल लेके सामने आ जाएंगे, वो इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक है, ऐसा इट्स ओवर नाउ। इट्स ओवर नाउ। आप इस हद तक आप कह रहे हैं कि इट्स ओवर नाउ। अब्बासी साहब, पहले तो जो कल का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। और बड़ी लोगों ने शर्तें भी लगाई हुई थी, लेकिन कुछ लोग इसको जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह कह रहे हैं, कुछ लोग इसको इलेक्शन जो है वो इलेक्शन ओवर वाली भी बात कर रहे हैं कि बस अब तो मुतनाज़ इलेक्शन है, वन साइडेड इलेक्शन। हाउ यू सी दिस जजमेंट? फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो एज ए जर्नलिस्ट अफसोस हुआ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं समझ रहा था कि शायद, मुझे पता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो सही नहीं हुए। जाहिर है वो 2 दिन की प्रोसीडिंग्स में भी ये वाजे हो गया था। लेकिन आप देखें कि आप इतने सारी, एक बड़ी पार्टी जो पहले गवर्नमेंट में रही है, उसके जितने सपोर्टर्स हैं, मैंने हलकों में जाके देखा भी है कुछ जगहों पे, और जहाँ देखा अर्बन एरियाज़ में PTI की बड़ी सपोर्ट देखी है, तो उनके सारे वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया। और
हाइपर टेक्निकलिटी पे किया गया, मतलब उस टेक्निकल पॉइंट्स पे और उन्हीं पॉइंट्स पे, उस तरह के पॉइंट्स पे जिस पर काजी फायज ईसा साहब खुद डिफेंड अपने आप को कर चुके हैं कि FBR में जब उनके खिलाफ तहकीकात हुई या बाकी, तो वो कहते थे कि आप बिगर पिक्चर देखें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अदलिया की आज़ादी की बात देखें और फिर देखें कि आप इन छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज़ में पढ़कर आप अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है मेरे ख्याल में कि आप ये छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज़ में, ठीक है इलेक्शन ठीक नहीं हुए होंगे लेकिन और कौन सी पार्टी के ठीक हुए हैं, exactly. तो इन निटी-ग्रिटीज़ में पढ़ के एक बिगर पिक्चर में आप देखा जाए तो इतनी बड़ी ये जमहूरियत के हवाले से, इलेक्शन की साख के हवाले से बड़ा सेटबैक हुआ है। ज़ाहिर है एक आप जो कह रहे हैं बिलावल साहब 2 पार्टी रह गई हैं, मेरे ख्याल में अब एक ही पार्टी रह गई है। और जैसे PDM की दोनों जमातें थी तो अब वो PDM की जमातें ही है ना, ये नून लीग और ये हम तो PDM का हिस्सा नहीं है, बेशक ना के अभी इलेक्शन से पहले, लेकिन कोalition में माजी में भी रहे हैं, इसमें साके जमहूरियत की जमातें आगे में भी हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है नेशनल गवर्नमेंट की या इनके अलायंस की गवर्नमेंट की। तो बेसिकली जो मुकाबला था असल में वो PDM की जमातों और PTI के दरमियान था। PTI इज आउट ऑफ द कंटेस्ट, तो फिर PDM ही मार्केट में रह गई है। तो ये वन साइडेड मुकाबला है। इस मुकाबले में बतौर जर्नलिस्ट मुझे इस मुकाबले को देखने में भी मज़ा नहीं आ रहा, देखने में ही मज़ा नहीं आ रहा। मतलब इलेक्शन की साख पे भी अब सवाल उठ गए। एजाज सईद साहब ज़रा इस पे आप भी कमेंट कर दीजिएगा। पहले तो ज़रा कल के जजमेंट पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या टेक है, उस पर ही बात कर लीजिए। उसके बाद क्या आप एग्री करते हैं कि एक वसीम अब्बासी साहब का कहना ये है कि इलेक्शन की साख पे सवालात एक तरह से उठ गए हैं और जाहिद गशकोरी साहब तो कह रहे हैं इट्स ओवर नाउ as far as PTI is concerned या PTI candidates और election is concerned। वसीम और जाहिद छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं इनकी दोनों की गुफ्तगू मैंने बड़े गौर से सुनी, लेकिन एक है हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एक है पाकिस्तान की स्टेट का जो इमेज है। पाकिस्तान की स्टेट का इमेज ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक जो पार्टियां हैं उनको मजबूत नहीं होने दिया जाता। कभी हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट आ जाती है, कभी अदलिया आ जाती है और कभी अदलिया के पीछे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होती है। ये हमारा एक ट्रेडिशनल वो है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ गलतियां हमारी सियासी जमातें भी करती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पर्टिकुलर केस में, जिस तरह छोटे दोनों भाइयों ने एक पॉइंट आउट किया, एक ने कह दिया इट्स ओवर नाउ और दूसरे ने कह दिया कि जी ये बड़ा अफसोस हुआ है। जरा इस केस की जरा तफसील तो देख लें कि तफसील केस की है क्या। जो एजाज सईद साहब ने ये की है ना, बात की है कि हमेशा दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में जो भी पॉपुलर जमात होती है उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होती ज़रूर है। और आज जो PTI के साथ हुआ है, कल तमाम ही मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो इस फेज से किसी ना किसी तरीके से गुजरी हैं। मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो हम एक रिपोर्ट भी इस हवाले से चलाएंगे, उसके बाद अपने पैनलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। PTI पर जो वार हुआ, क्या ये पहली बार हुआ? नहीं। मुमलिकती खुदादाद में सियासत की बसात और हालात का हर कोई शिकार हुआ। वजह नजरे जरूरत, पावर कॉरिडोर या कुछ और, हर दौर में ही बरपा रहा ये शोर कि सिर्फ चलेगा मुक्तदर ताकतों का जोर। यानी चाहे हुक्मरान कोई भी हो, अवाम, ऐवान और मैदान एक ही पंजे के शिकंजे में रहेंगे। याद करें 1957 की 27 जुलाई जब नेशनल अवामी पार्टी क़याम अमल में आई, लेकिन 1958 के मार्शल्लाई दौर अयूब में तमाम सियासी जमातों पर ही पाबंदी का फरमान जारी हुआ, जो कि 1962 के निफाजी आइन तक बरकरार रहा। बादजा 30 अक्टूबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने रियासत मुखालिफ पॉलिसियों के इल्जाम में खान अब्दुल वली खान की नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगा दी। 1977 के मार्शल लॉ दौर में पाबंदी का शिकार नेशनल अवामी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के तौर पर सामने आई। इससे कबल मुमलिकत खुदादाद में 70 के इंतखाबात की रुदात भी लिखी गई, जब मुल्क की तारीख के कदरे बेहतर करार दिए गए इंतखाबात ने ही वास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान के 2 लख्त होने का रास्ता हमवार किया और यूं मकबूल कबूल न होए और कबूल होने वाले मकबूल हो गए। फिर 1985 में मुल्क की तारीख में पहली बार गैर जमाती इंतखाबात हुए। 1988 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने तीर का निशान लिया। 7 सितंबर 2015 को बानी MKM अल्ताफ हुसैन के तकारीर, बयान, खबर, तस्वीर मीडिया पर चलाने या शाये करने पर ताहुक बिसानी पाबंदी लगी। फिर MKM की बतन से MKM पाकिस्तान निकली। इंतखाबी निशान तो पतंग ही रहा, लेकिन कायद माइनस हो गए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पानामा केस में नाअहल किया। सजायाफ्ता शख्स होने पर वो पार्टी सरबराह न रहे। नून लीग 2018 के सेनेट इलेक्शन से भी आउट हुई। जिन उम्मीदवारों को नवाज शरीफ ने टिकट जारी किए थे वो भी आजाद तस्वर हुए। 2020 का सितम्बर भी नवाज शरीफ के लिए सितमगर साबित हुआ, जब एक मुतनाज़ा तकरीर पर उनके खिताब और फिर नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी गई, जबकि उनकी साहिबजादी मरियम नवाज के जलसों और इंटरव्यूज को भी मीडिया पर नशर करने से रोका जाता रहा। 21 अगस्त 2022 को बानी PTI इमरान खान की तकरीर
बराह रास्त नशर करने पर भी पाबंदी लगाई गई। बादअज़ा 5 मार्च 2023 को पेमरा ने इमरान खान के बयानात, तकारीर नशर करने पर ही पाबंदी आयद की। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी और एजाज सैयद साहब आप जरा अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ये था कि देखें, जब सियासी जमातें अपना आइन खुद बनाती हैं और अपने आइन के तहत एक तरीकाकार मुरतब करती हैं कि हमने इस तरह से इलेक्शन करवाने हैं, और वो उस आइन के तरीकाकार के तहत भी इलेक्शन नहीं करवाती, 2021 से ये खतो किताबत जारी है। और फिर ये कहा जाता है कि जी देखें, बाकी जमातों के इलेक्शन में भी तो कमी बेशी थी। बिल्कुल, बाकी जमातों के इलेक्शन में तो ताजपोशी होती है, मुस्लिम लीग नून हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई उठ के जाता है इलेक्शन कमीशन में और जाकर शिकायत कराता है? नहीं। ये इस पार्टी के अंदर से अपनी, इनके जो अराकीन है वो अकबर एस बाबर और नौरीन साहिबा, वो जाकर शिकायत कराती हैं और उसके ऊपर पूरा कॉन्टेस्ट ये करते हैं इलेक्शन। तो बाकी है, ये बाकी सारी बातें ठीक है। अगर आप लॉ पॉइंट के ऊपर बात करें तो लॉ पॉइंट के ऊपर ये फैसला मैं नहीं समझता कि किस तरीके से गलत है। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो फिर ये बात है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो हम बाद में एस्टेब्लिशमेंट से और बाद में और लोगों से लड़ाई करेंगे। पहले तो हमें अपना घर ठीक करना होगा, जो हम ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जाहिद गिशकोरी साहब, वैसे तो आपने कह दिया इट्स ओवर नाउ आपके नज़दीक, बट स्टिल अभी जो अब पीटीआई का कहना ये है, चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं कि जी हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, अब इनके पास ऑप्शंस क्या रह गए हैं? थोड़ा बहुत भी कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल इन द सेंस जो बचा है उसको समेटने के लिए। देखिए, इस ओवर का मकसद ये है कि 2024 के जो इंतखाबात हैं, तहरीक इंसाफ के लिए गेम ख़त्म हो चुकी है। मेरा मकसद ये है, कभी सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती, वो एक स्प्रिंग की सूरत में, लेकिन 7 से 8 साल अब रिसेंटली मैं भी 2008 से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ और 99 से एज ए स्टूडेंट भी चीज़ें देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि नून लीग को भी 10 साल लगे रिहेबिलिटेशन करके दोबारा पार्टी ने मोमेंटम बनाया और हुकूमत बनाई। इसी तरह से तहरीके आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देख लीजिए, उन्होंने भी हुकूमत बनाई, उन पर बुरा वक्त आया और पार्टी को 7-8 साल लग गए उठते हुए। तहरीके इंसाफ भी आ सकती है, उसके लिए भी टाइम है, लेकिन अगर वो सीखना चाहे एज ए पॉलिटिकल पार्टी जिसने हुकूमत बनाई है 3.5 साल की, 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रूल किया है, और वो सियासी माहौल को समझते हुए, पाकिस्तान में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखते हुए आगे आना चाहे, पार्टी आ सकती है। अपॉर्चुनिटी भी है, उसके पास मौके भी हैं, लीडरशिप भी मौजूद है, लेकिन इस स्टेज पर नहीं नजर आता। ऑप्शंस क्या हैं अब आगे इनके पास, क्या रहे पार्टी के लिए ऑप्शंस अभी भी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि पार्टी के लिए अब जो पार्लियामेंट की पावर होती है, जो हमेशा पार्लियामेंट को इग्नोर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पार्लियामेंट से बाहर अपनी पावर शो दिखाई है, स्ट्रीट पावर शो की है, मसल शो की है, लेकिन रियल डेमोक्रेसी या कोई भी सियासी जमात जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या कोई हमेशा पार्लियामेंट में अपनी पावर को दिखाती है। अब इस पार्टी को अगर दिखाना है तो इस वक्त तो मुझे लगता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 78% न्यू फेसेस जब पार्टी के इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये मुझे लगता है कि बेशक वोट बैंक होगा, सब चीज़ होगी। मुझे अभी भी लगता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती, या अगर बल्ला होता तो मे बी, मुझे लगता था मे बी नहीं बल्कि आई एम श्योर कि जो 12 करोड़ 85 हज़ार वोट हैं, तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा वोट लेती। ये दूसरी बात है कि उसके पास पार्लियामेंट में मेंबर कम होते, सीट कितनी होती, लेकिन इस स्टेज पे अब पार्लियामेंट में कितने उनके मेंबर्स आते हैं, क्या वो किसी सियासी जमात के साथ बैठकर सेनेट में फिर पोजीशन लेना चाहेगी? तो पार्टी के लिए कोई रिलीफ मुझे बिल्कुल नजर ही नहीं आता अगले आने वाले 6 महीने में। उस वक्त तक हुकूमत बन चुकी होगी, रिलीफ नजर नहीं आता, और 2 जमातों के दरमियान कॉन्टेस्ट नजर आता है मुझे इस स्टेज पर। जिस तरह वसीम बात कर रहे थे, मैं 100% इंडोर्स करता हूँ और मुझे खुशी है इनके साथ, आज़ाद के साथ और इनके साथ मेरे दोनों कुलीग्स हैं और पाकिस्तान के बेस्ट इस वक्त रिपोर्टर्स हैं। इनके पास जो लेटेस्ट अपडेट्स और चीज़ें हैं तो वो उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो मुझे पीपल्स पार्टी को भी अगर कोई मेरिकल सियासी हो, जिस तरह 50 से ज़ायद इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत जाएं
और बड़ी अच्छी बारगेन करते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, तो सेंटर में फिर ऐसी सूरत हाल हो कि ऐसा वज़ीर आज़म आ जाए कि शायद आइडिया ही ना हो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सब मिल के बैठ जाएं। तो लेकिन इस स्टेज पर जो वेल कलेक्टेड रिस्पांस है, या सीटों के हवाले से या ओवरऑल जो तैयारी कर रखी है, हाँ अगरचे ये ज़रूर है कि मोबिलाइज नहीं किया उन्होंने वोटर्स को सही तरीके से, आने वाले दिनों में करे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लगती है। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं वसीम अब्बासी साहब। एक तो आप ये भी बताएगा कि पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं, रिव्यू पिटीशन में जाते हैं तो क्या होगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है जो मेरे अंदर ये बात कि देखिए, एक हम हमेशा मुल्क में बातें करते रहे कि जी नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, और इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नए चेहरों को लेकर आना चाहिए, किसी के घर की लौंडी या इजारादारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हैं अगर वो पीटीआई करती है तो वो उसके मुखालिफ उसमें ही चली जाती हैं कि मरूसी सियासत नहीं है तो पीटीआई कहीं खड़ी नहीं होगी। अब नए चेहरों की अगर ये बात हो रही है कि इलेक्टेबल्स को हटा के नए चेहरे हैं तो वो भी उनके अगेंस्ट बात चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो एक आइडियल सिचुएशन है वो सब उनके खिलाफ जा रही हैं। नहीं, ठीक, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं एजाज़ मेरे भाई हैं, बिल्कुल उनका जवाब देना चाहूँगा कि देखिए, जब भी कोई चीज़ हो जाती है तो हम बड़ा आसान होता है कि उसको जस्टिफाई किया जाए टेक्निकल पॉइंट्स पे। तो बात यह है कि अगर उनके आगे थे बाहर अकबर असबाबर और उनकी अपनी पार्टी के लोग, तो ये हमेशा आते रहे। नून लीग के खिलाफ भी जब हवाएं उनके हक में नहीं चल रही थी तो उनके अपने बंदे उठ के एक तकरीर पे भी नवाज शरीफ साहब को कहा उन्होंने कि जी इन्होंने मुल्क दुश्मन तकरीर की है, गुजरांवाला की, ये जो राय मनसब थे जिनको अब टिकट मिला है बाय द वे, तो उन्होंने कहा जी मैं इनके साथ अब नहीं चलूँगा। तो जब कोई चलवाना चाहे तो लोग निकल आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप कहेंगे जी उनके अपने हाउस इन ऑर्डर नहीं था, किसी का भी हाउस इन ऑर्डर नहीं होता। नवाज शरीफ साहब को जब बाहर निकालना था गेम से तो एक इकामा निकाल लिया गया। तो जब गेम से बाहर, अब मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई ने सारा कुछ सही किया होता 100%, तब भी निकालने का जो शौक रखते थे उनको निकाल लेते हर सूरत में। और ये बात ये नहीं है कि कल फैसला आया, फैसला इससे कई माह पहले भी ये बात सब जबान ज़द आम था कि बल्ला नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये बात तो बिल्कुल पक्की थी। दूसरा, ऑप्शंस की आप बात करी थी, तो ऑप्शंस जाहिर है एक तो ये हो सकते हैं कि आप 172 आपके इंडिपेंडेंट, आपके कैंडिडेट्स तो ज़्यादा हैं, जाहिर है 172 आप इंडिपेंडेंट जीत जाएँ। आपको एक तो बहुत बड़ा टेक्निकल नॉकआउट ये हो गया कि आपकी जो 70 रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ की और वुमेन की, वो आपको नहीं मिल सकती। 6 सीट्स फाटा की हैं, खैर तो 70 सीटों से तो आप महरूम हो गए। 70 में से जो आपका चंक होता वो ना मिलता, आप 30-35 का। लेकिन इंडिपेंडेंट के जरिए हाइपोथेटिकली वो गवर्नमेंट तो बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट्स की गवर्नमेंट के सारे इंडिपेंडेंट आपको सपोर्ट करें, लेकिन मुमकिन नजर नहीं आता। बाहर पॉलिटिक्स में जिस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है, अच्छा ये हो सकता है कि अगर इंडिपेंडेंट, मतलब वो हाइपोथेटिकली वाली बात है, बहुत बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट आ जाए, वो अपना एक पीएम कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब थ्योरेटिकली इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके पास 172 से ज्यादा एमपीज हों पार्लियामेंट में, तो आप गवर्नमेंट तो बना सकते हैं। आपकी कोई जमात होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी जमात के हो सकते हैं। मगर देखें कि अब बल्ले का निशान लेने से क्या होगा कि उनके जो डिफेक्शन है 63A के तहत, डिफेक्शन जो पनिशेबल है, ऑफेंस है, वो अब पनिश नहीं किया जा सकेगा अगर वो किसी भी पार्टी में चले जाएं। जिस तरह के जाहिद ने कहा अभी कि वो अगर पीपल्स पार्टी में चले जाएं, जो पीपल्स पार्टी मशहूर है कि वो इंडिपेंडेंट्स को रोप इन बड़ा अच्छा कर लेते हैं, तो वो हो सकता है। दूसरा ये है कि ये और जो पावर पॉलिटिक्स में जो मेरा वो पाबंद नहीं होंगे, वो कर सकते हैं। वुमेन वाला डिसएडवांटेज हो गया। तो यानी जो कल का फैसला था उसमें पीटीआई का फैसला हो गया है। और इस बात में मैं जाहिद से एग्री करता हूँ कि मेरे ख्याल में इलेक्शन से तो उनको कल से ही वो आउट हैं, उसके बाद उनके कोई रियली चांस नहीं रहे। अगर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जो रिव्यू की बात उन्होंने की है वेस्ट गौर ने, वो चांस होता है, रिव्यू होगा जाहिर है, और ये बेंच नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एक्ट जो नया है उसके तहत। लेकिन उस बेंच के भी फैसला जब आएगा तो इलेक्शन शायद हो चुके हों। वो एक एकेडमिक डिबेट तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका कोई पीटीआई को फायदा नहीं होगा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पीटीआई इज आउट ऑफ द रेस। इससे इसी वजह से अफसोस हुआ कि मतलब एक पार्टी थी जिसको लड़के भी हराया शायद जा सकता था, लेकिन उसको बिल्कुल ही टेक्निकली नॉकआउट करके हरा दिया गया है, और अब उनके चांसेस मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, इस पे अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें एजाज सईद साहब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आज बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, एक और, क्योंकि वो ज़्यादा जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो PMLN को ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बजाय PTI पे वो इतनी मेहनत ही नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो कि अभी तक इलेक्शन कैंपेन में नहीं निकले थे, वो शायद इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। तो जब ये बातें हो रही हैं ना इस्लामाबाद में और दीगर जगहों पे कि जी हर मूव बड़ी कैलकुलेटेड थी, पहले से तय था कि ये होना है। मालिक साहब को आपने सुना कि
सीट्स तक बताई हुई थी कि जो इतनी सीट्स होंगी और इतनी सीट से ज़्यादा ना हो उसके लिए बल्ला जो है वो बैलेट पे नहीं होगा। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ये इंतज़ार कहीं ना कहीं हो रहा था कि ये तरफ तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, ये फैसला आ जाए तो फिर खुल के जो है फील्ड को एंजॉय करेंगे? 9 मई को ही जब पीटीआई के बारे में ये सारी चीजें सामने आई और पीटीआई के 9 मई के बाद जो लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग पड़े, तो मेरे ख्याल में उसी वक्त ये क्लियर हो गया था कि अब जो है पीटीआई भी नहीं होगी और पीटीआई को आगे भी नहीं आने दिया जाएगा। बाकी ये निटी-ग्रिटी है। पीटीआई को खुद मेरे ख्याल में पार्टी के तौर पे भी इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि वो मुकाबला किससे कर रही है, लड़ाई किससे कर रही है। और अगर आप मुकाबले और लड़ाई कर रहे हैं और अपना घर आपका ठीक ना हो, आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के कितने लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन में जाके दरखास्त देते हैं? एक भी नहीं है। आप लाए, बताएं कि कितने लोगों ने जाके दी दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। 2002 का इलेक्शन हमने देखा, मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था, फौज आई हुई थी, पीएमएलक्यू बना दी थी उस वक्त की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन पीएमएलएन के अंदर के जो इलेक्शन हुए थे उसके ऊपर पीएमएलएन का कोई पार्टी का जो मेंबर, जो इंटैक्ट पार्टी थी, कोई मेंबर इलेक्शन कमीशन में नहीं गया। 2008 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई नहीं गया, 2002 में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं गया। तो बात यह है कि अब ये क्यों हुआ, ये भी बात बड़ी है कि एक तो ये है कि जो पसे पर्दा कूदे जिनके साथ पीटीआई ने लड़ाई शुरू कर दी, वो भी एक आंसर है। दूसरी एक और बहुत बड़ी वजह है जिसको हम इग्नोर करते हैं, हम भूल जाते हैं ये बातें करते हुए। खान साहब ने जब, जिस तरह नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं और अपने एमएनएस को और अपने एमपीएस को भूल जाते हैं, उसी तरह खान साहब जब इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में थे तो अपने एमपीएस और अपने एमएनएस को भूल गए हुए थे। उनसे तो मुलाकातें नहीं करते थे, उनसे तो इनकी कोई मुलाकात नहीं होती थी। और जब होती थी वो उस वक्त होती थी कि जब कोई बिल पास करवाना होता था, कानून साजी करवानी होती थी, और कानून साजी करवाने के लिए भी उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे, उस वक्त की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी, उनको असाइनमेंट लगती थी, वो सारे मेंबर्स को हाँकते हुए ले आते थे और ये आके वोट डाल दिया करते थे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जी करिए बात। एजाज सईद साहब, आपने जी आपने ये जो बात की है कि किसी और पार्टी के कभी भी लोग जो है वो आके इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन नहीं करते, लेकिन जो अच्छा यहाँ पे जो नौरीन है या अकबर एस बाबर है या दीगर कुछ और लोग भी होंगे, एक तो है कि वो पार्टी में हमें तो कभी वो एक्टिव नजर आए नहीं। अकबर एस बाबर साहब किस तरह से नाराज थे सबको पता है, नौरीन नाराज थी सबको पता है। अच्छा, अब मामला ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये पॉइंट पहले ही रेस कर दिया था, अकबर एस बाबर तो बाद में कूदे, नौरीन भी बाद में कूदी हैं, तो क्या ये खुद से कूदी हैं जो पार्टी में एक्टिव थे ही नहीं? अचानक उनको याद आया कि जी हमें भी पार्टी में रोल चाहिए और हम भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते थे, उससे तो उन्होंने कोई नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं किए। तो आपको लगता है कि ये कूदी हैं या कुदवाए गए हैं? मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि शायद कुदवाए भी गए हों। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं कूदे नहीं है या कुदवाए गए हैं, हो सकता है कुदवाए गए हों। पॉइंट जो मैं बात करने का मकसद ये है कि जब पार्टी का स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ बदकिस्मती नादिया ये है कि सियासी जमातें मजबूत नहीं है। हम सबसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज हम करते हैं, मैं ज़ाती तौर पे करता हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितना क्रिटिसाइज मैंने किया है या एक दो और दोस्तों ने किया है उतना नहीं किया होगा, और हमने उसका नुकसान भी उठाया है, उसके नुकसानात भी हैं। लेकिन नतीजा क्या है या लेसन क्या है? लेसन ये है कि सियासी जमातें मजबूत नहीं है, सियासी जमातों के अंदर फर्द मजबूत हैं। नून लीग के अंदर चले जाएं तो नवाज शरीफ मजबूत है, वन मैन शो है। अब उन्होंने अपनी बेटी भी है उनकी और उनके भाई भी हैं। पीटीआई के अंदर चले जाएं तो इमरान खान के अलावा कोई पार्टी में नजर नहीं आता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाएं, बिलावल और जरदारी साहब के अलावा नजर नहीं आता। तो पार्टियों के स्ट्रक्चर कायम नहीं हुए। जब स्ट्रक्चर होते तो इस तरह के मिसाइल भी ना होते। और आप ये देख लीजिए कि जब नून लीग को इक़्तिदार से निकाला गया था तो सारी पार्टी पीएमएलक्यू बन गई थी, आधी से ज्यादा पार्टी, 17 बंदे रह गए थे। जब 1997 में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से निकली थी और इलेक्शंस हुए थे, 2 तिहाई अक्सरियत आ गई थी, तो उस वक्त भी 1.5 दर्जन के करीब पीपल्स पार्टी के पास लोग रह गए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक कमाल जरूर किया था कि अपनी जो स्ट्रक्चर है, टॉप लेवल पे नहीं लेकिन डाउन लेवल पे उन्होंने अपना स्ट्रक्चर कायम रखा था, जिसका उनको बड़ा फायदा हुआ और आज तक उसके डिविडेंड वो लेते हैं। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक और लूंगी। ब्रेक से तो वो सवाल जो है एक मैंने यहाँ पर रेज किया भी था, लेकिन ज़ाहिर है वो हम दूसरी डिबेट में चले गए कि जो पार्टीज़ के स्ट्रक्चर हैं वो मजबूत क्यों नहीं हो पाते। कुछ पार्टीज़ हैं टोटली इलेक्टेबल्स पे वन मैन शो उन पार्टीज़ में चल रहा होता है, जिस तरह से एजाज़ी साहब ने उनकी निशानदेही भी की, और वो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, जो हमने देखा भी है ख़ासतौर पर पंजाब और KP के या इवन बलूचिस्तान में, सिंध में भी है लेकिन अर्बन उसमें नहीं है इस हद तक। बट दो चीज़ें, अगर PTI की बात करें तो वो इलेक्टेबल्स पे ज़्यादा उन्होंने नए लोगों को जिस तरह से कहा कि उन्होंने भी इंट्रोड्यूस कराया, मोरूसी सियासत वन मैन शो ज़रूर होगा, लेकिन इमरान खान के अलावा उनकी बहनें या उनके बच्चे या उनका कोई पार्टी में हमें किसी लीडिंग पोजीशन पे नज़र नहीं आता, लेकिन वो भी बात उनके खिलाफ जाती है। तो पार्टीज़ मजबूत किस स्ट्रक्चर के तहत होंगी हमारे मुल्क में, और क्या बाकायदा तौर पे किसी प्लानिंग के तहत नहीं होने दी जाती? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जाहिद गशकोरी साहब, जिस तरह से अभी एजाज से ये साहब कह रहे थे ना कि अभी नहीं, ये फैसला तो कल आया, लेकिन जो 9 मई हुआ था उसके बाद ही इलेक्शन से या पॉलिटिकल इसमें आउट हो गई थी PTI। अब वो आउट किसने की थी वो मुझे और आप ज़ाहिर जानते हैं। वो ना तो कि निगरान हुकूमत ने की थी, ना उसकी PDM की हुकूमत ने की थी, ना इवन तो अवाम ने की थी। तो जब हम ये बात करते हैं कि इस मुल्क में कोई सियासी जमात उस तरीके से मजबूत होती नहीं है या उसका स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, तो होता नहीं है, होने दिया नहीं जाता, किसी को सूट ही नहीं करता कि यहाँ पे कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत कोई शख्सियात आ जाए या जमात आ जाए। मुझे लगता है होने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको लगता है कि शायद रियासत स्ट्रॉन्ग जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती या क्या है, क्योंकि हर इलेक्शन से पहले 1-2 नई जमात आ जाती है, फिर वो प्रेशर ग्रुप के तौर पर एक लूली लंगड़ी सी पाकिस्तान में हुकूमत बनती है, ना डिसीजन ले पाते हैं, और सारा पॉलिटिकल और उस लेवल पे गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान 8-9 साल से गुजर रहा है। अगर आप देखें 2018 के इलेक्शन से पहले MQM कराची में आपको एक नया सियासी स्ट्रक्चर नज़र आया, और आउट ऑफ सडन 14 सीटें PTI को वहाँ से मिल गई, और PTI ने एक भी मखसूस सीट के लिए नॉमिनेशन भी नहीं दी थी, क्योंकि उम्मीद ही नहीं कर रही थी पार्टी वहाँ से सीट लेने के लिए। तो 14 आउट ऑफ सडन नेशनल असेंबली की वहाँ से सीट आ गई। फिर आप देखिए इस इलेक्शन से पहले 2 सियासी जमातें पैरेलल आई हैं, और जो बड़ा प्रेशर ग्रुप होंगे, जिस तरह से आपने देखा इस्तेकाम पार्टी है IPP, उसने जो कैंडिडेट फील्ड किए हैं और वो मेजर स्टेक होल्डर नज़र आती है। किसी दौर में PMLQ थी, अब ये पार्टी ये भी हो सकता है कि वहाँ से चीफ मिनिस्टर के बड़े ख्वाब देख रही है ये पार्टी, और वो जिस तरह इंडिपेंडेंट आएंगे, ख्वाब है ना अलीम खान साहब का, वैसे इंडिपेंडेंट जब आएंगे वहां से तो दोनों उसके बड़े हैं, वो हैवी वेट्स को ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह पंजाब में कोई आसान नहीं होगा फिर वजीर आला कायम रखना और फिर कॉम्प्रोमाइज ना करना पंजाब की सियासत में। इस तरह से सियासी स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है। फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, पार्लियामेंटेरियन बल्ला जाने से पार्लियामेंटेरियन को आप देखिएगा किस तरीके से स्विंग करती है पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में। और फिर बाप पार्टी, एक 6 महीने में आप पार्टी बना लें, सूबे पे वो हुकूमत कर ले, और साथ ही सेनेट में मेजर स्टेक होल्डर के बनने के साथ सेनेट का चेयरमैन भी अपना ले ले, एक 6 महीने पहले बनी हुई पार्टी, और फिर वो पूरी की पूरी पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाती है। इनके एक ऐसा सियासी स्ट्रक्चर जिसको आप 5 साल के लिए लेके आते हैं, इस्तेमाल किया, फिर आपने स्क्रैप में वो कर दिया। तो आपकी बात से मैं ये समझूं कि वो पार्टी जो खुद से अवामी हिमायत नहीं हासिल कर पाती, जैसे इवन IPP हो गई या पार्लियामेंटेरियन हो गई जो PTI। फिर अगर मुझे मौका दिए, मैं आपके बात समझ गया हूं, जो 3 बड़ी मेजर पार्टी थी, एक तो पाकिस्तान मेरी नजर में इस सियासी स्ट्रक्चर में 3 पैरेलल इक्वली स्ट्रॉन्ग पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी सिस्टम हो। अगर आप बेहतर डेमोक्रेसी देखें, तो मैं अगर आपको आर्गुमेंट बिल्ड करके दूं कि 32 मेंबर नेशनल असेंबली हैं जनूबी पंजाब के, जो 4 इलेक्शन में मेजर रोल प्ले करके हुकूमतें सेंटर में बनवाते रहे। मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। 2008 में 24 मेंबर नेशनल असेंबली PPP लेके आई थी जनूबी पंजाब से, सेंटर में हुकूमत बनाई थी। 2013 में PMLN 29 मेंबर नेशनल असेंबली वहां से लेके आई थी जनूबी पंजाब से,
हुकूमत बनाई थी। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28 मेंबर नेशनल असेंबली लेके आई थी, इसमें 17 जो हैं वो आज़ाद लेके आई थी, वहाँ से उन्होंने उठा लिए थे, हुकूमत बनाई थी। यहीं 32 लोग, इनमें 98% इस पार्टी में चले जाते हैं, उस पार्टी में चले जाते हैं, और सेंटर में वही पार्टी जो उनको लेके आ जाती है हुकूमत बना लेती है। इस दफ़ा मैं आपको बताता हूँ, जो PTI में थे 32 के 29 लोग, 28 लोग, वो 19 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले चुकी है अभी। 13 को तो टिकट भी दे दिए हैं उन्होंने, और बाकी इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये आप इन लोगों को कैसे समझाएंगे? ये मेजर स्टेक होल्डर है, इनको पार्टी की टिकट की तकरीबन जरूरत ही नहीं होती। और इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उनको इशारों की जरूरत होती है कि आज इस पार्टी के साथ जाना है, आज इस पार्टी के साथ जाना है, जिसमें लंगड़ी और छोटी छोटी सियासी जमातें हैं जो अब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे लगी रहती हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, और सिस्टम जो है ग्रो नहीं करता। और पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरी नज़र में इस प्रेसिडेंस को, जो भी देखो, मैं वसीम से 100% एग्री करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ECP ने पहली दफ़ा ऐसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने दो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे बड़ी पार्टी को, उनको फारिग कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन एक कंप्लेन लेके बड़ी सियासी जमात का उन्होंने 24 दिन पहले निशान जो है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन ले लिया अपने फेवर में। तो ये लगता है कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन अपनी पावर किसी भी बुनियाद पे इस्तेमाल करता हुआ, क्योंकि वज़ीर आज़म को भी घर भेज सकता है, उसकी नॉमिनेशन पेपर्स पे, उसकी जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल हर साल जमा होते हैं, क्योंकि जो स्क्रूटनी है जो फाइनेंस उसका है, पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है, वो स्क्रूटनी करे और केस भेज दे किसी जगह। ये तो आप पावर्स हैं 2017 का जो एक्ट है। अगर इलेक्शन कमीशन कभी कभी सो भी जाता है, अभी इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि जो सेक्शन है 2017 का, वो कहता है कि आप 5% विमेन को डायरेक्ट जनरल सीट्स पे वो करवाएं। अभी मैं आपको बताता हूं कि वो तो किसी पार्टी ने पूरा नहीं किया सिवाय तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ ने 21 जनरल सीट्स पे डायरेक्ट विमेन को टिकट दिए हैं, जो कि एक बड़ा कमेंडेबल काम है कि आप डायरेक्ट, जुरत का काम है, विमेन को कॉन्टेस्ट करवा रहे। जबकि इसने सिर्फ 7 उसको दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जो कि परसेंटेज बहुत कम है, कम से कम 15 होने। लेकिन ये चीजें काउंट नहीं होती। मैं दोबारा से उसी सवाल की तरफ, वसीम अब्बासी साहब आपकी तरफ आती हूँ। हम अगर जमातों के स्ट्रक्चर की हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर ये चीजें होती रहेंगी, अब जिस तरह से इलेक्टेबल्स की इन्होंने कहा कि जो साउदर्न पंजाब के हैं कि वो ही आ जाते हैं, जो जिनके वो साथ हो जाते हैं उनकी हुकूमतें बन जाती हैं। तो अगर अब इन ट्रेंड्स को कोई पार्टी डिस्करेज करने के मूड में भी नहीं होती, उन्हें पता है कि ये होता है, लेकिन जो अच्छाइयों के साथ साथ जो अच्छाइयाँ किसी के लिए होती हैं उसकी खामियां भी बन जाती हैं। PTI की जिस तरह से मैंने अभी एग्जाम्पल दी, और ये एग्जाम्पल MQM की भी थी। MQM के अल्ताफ हुसैन पे बैन लगा क्योंकि उनका कोई भाई, बेटा, चचा, मामू कोई इस पोजीशन में नहीं था कि वो पार्टी उठ के खड़ा होकर संभाल लेता, तो पार्टी ऐसे तितर-बितर हो गई। जी नादिया, पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ किशकोरी साहब को कि इनका इलाका किंग मेकर है। इसका मतलब हमेशा जनूबी पंजाब जो फैसला करता है वही पाकिस्तान की हुकूमत करता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप एक अच्छे किंग मेकर इलाके से हैं। दूसरी बात जो आपने की है सियासी पार्टियों के स्ट्रक्चर की, तो वो हर जगह का अपना कल्चर होता है। देखें बाहर भी ऐसे ही होता है कुछ जगहों पे कि जो स्ट्रक्चर बना होता है उसी के तहत लोग फिर इलेक्टेबल्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो आप कह रही हैं कि नेपोटिज्म की बात है, वही उनकी नाकामी। अच्छी बात है कि PTI नेपोटिज्म नहीं कर रही, लेकिन नेपोटिज्म 2-3 तरह का होता है। सिर्फ यही नहीं होता कि आप फैमिली में टिकट ना दें, अगर आप दोस्तों में टिकट देते हैं, अगर आपका ज़ाहिर है जिधर ज़्यादा अच्छा ताल्लुक होगा वही होगा ना। तो अगर दोस्तों में ज्यादा टिकट देते हैं, अपने हल्का है बाप को ज्यादा टिकट देते हैं, तो वो भी एक किस्म का नेपोटिज्म है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ टिकट से नवाजने वाली सियासत नहीं थी, वो तो उन्होंने दी है इधर उधर अपने दोस्तों को, भाइयों को, बेटों को, फला को। मेरा पॉइंट ये है कि जो लीडरशिप के हवाले से ना मरूसी सियासत को हम डिस्करेज करना चाहिए और करते हैं, तो अगर वही चीज PTI में है तो वो उनके लिए नुकसानदेह साबित नहीं, नुकसानदेह होती। वो तो आप देखें PTI सबसे पॉपुलर जमात इस वक्त मैं समझता हूँ कि है, तो फायदा हुआ, उनको नुकसान तो नहीं हुआ। नैरेटिव भी बनाया इस चीज़ का कि जी हम नेपोटिज्म पे बिलीव नहीं करते, हालांकि मैं नहीं समझता कि वो नहीं करते, क्योंकि जाहिर अपने दोस्तों को तो उन्होंने नवाजा है। लेकिन जो फायदा आप कह रही हैं उसका फायदा तो उनको हुआ है, उन्होंने अपना यही बनाया बयानिया, और मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं थी। 70% लोगों को टिकट दिए हैं, और अगर वो उनके पास बल्ले का निशान होता तो वो एक सीरियस थ्रेट हो सकते थे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता।
पहली दफा पीटीआई ने रियलाइज किया। इससे पहले पीटीआई भी पूरी तरह इलेक्टेबल्स की सियासत ही करती रही है। आपको पता है 2018 में जिन बैसाखियों पे वो आए थे, बिल्कुल सारी बैसाखियों पे आए थे कि उनको सब छोड़ गए थे, उनके पास नहीं था, और शायद उनको अब रियलाइज हुआ है कि कोर जो होती है आपकी, जो आपके साथ रहती है, वो कारकुन ही होते हैं, जो नून लीग ने इस दफा नहीं रियलाइज किया और पीटीआई ने रियलाइज किया। इस दफा पीटीआई उस तरह बिहेव कर रही है जिस तरह नून लीग ने पिछली दफा किया था, और नून लीग उस तरह बिहेव कर रही है जिस तरह पीटीआई ने पिछली दफा किया था। तो पीटीआई ने इसलिए भी दिया है कि उनको एहसास हुआ है कि जो लोग वफादार वही लोग रहते हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग आपके कारकुन होते हैं। तो कारकुनों को टिकट दिए गए हैं। मुराद सईद को देख लें कि उनको उन्होंने टिकट दिया था एक कारकुन के समझ के, पिछली दफा वो उनके साथ मुसलसल रहे हैं। तो यही बात होती है, तो अप्रिशिएट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप नया कल्चर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो अप्रिशिएट होता है, अवामी सतह पे हो जाता है। और आप देख लें कि अगर ये बल्ले का निशान उनके पास होता तो शायद इनमें से बहुत सारे लोग जीत सकते थे। जरताज गुल भी पहली दफा आई थी, वो पिछली दफा जीती, इस दफा भी उनके कंटेस्ट करके आई थी और जीती थी, और इस दफा भी उनके हल्के में पोजीशन है कि वो विनिंग पोजीशन में है, जो हम हल्के का एनालिसिस किया। ठीक है नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। एजाज सईद साहब, अब ज़रा इस पर मैं बात कर लेती हूँ आखिर में कि ये जो अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं विदाउट पीटीआई, डेफिनेटली वो आज़ाद तो आज़ाद ही हैं, तो इनकी साख पे हवाले से आप बात कर लीजिएगा कि कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो कितना एक्सेप्टेबल होंगे। प्लस मुझे आपसे एक और बात जानी, ये जो इंप्रेशन आ रहा है कि पीटीआई जो है वो हाईजैक हो गई है और इतने डाउट्स हो गए हैं और इतने ज़्यादा कि लोग एक दूसरे के ऊपर भी एतबार करने को तैयार नहीं। शेर अफजल मरवत साहब पूरी कैंपेन चला रहे हैं और पार्टी की जो लीडरशिप है, जो इन्फॉर्मेशन भी मिनिस्टर, वो उनके इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी दीगर, वो कहते हैं वो एक मेंबर है, उनकी बात जो है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, तर्जुमान नहीं है। तो ये पार्टी के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है? नादिया, बात यह है कि इलेक्शन की साख तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और आके ऐलान करते थे कि हम इस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे, नहीं रखते, या फिर हम सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया को पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि एक सियासी जमात के जो लीडर्स हैं उनको जैसे तैसे भी आप उनका जो पॉलिटिकल राइट है, आइन का आर्टिकल 17 जो राइट ऑफ एसोसिएशन देता है, वो एक्सरसाइज करने नहीं दे रहे। और उसके बाद आपने और मैंने देखा कि क्या हुआ। 9 मई के केस में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए और कुछ दुरुस्त गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ गलत भी गिरफ्तार हुए। फिर हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने 9 मई के केस में माफी मांग ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उनका नाम केस से निकल गया, बल्कि बाज को तो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट भी मिल रहे हैं और वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो अब मामला ये है कि आपने ऑल टुगेदर एक मेन स्ट्रीम पार्टी है और उसको डिसमेंटल कर दिया है। उसके ऊपर बाज केसेस बिल्कुल दुरुस्त होंगे, लेकिन क्या उस पार्टी का या उस पार्टी की जो भी लीडरशिप है उसका राइट नहीं है कि वो इसी मुल्क के इसी आइन के तहत यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना कर सके? मेरे ख्याल में है। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनली भी ज़ाहिर ऑब्जर्व हो रही हैं। मैंने आपको जो बात कही इनके इलेक्शन सिंपल के हवाले से कि उसकी लॉ पॉइंट के ऊपर जस्टिफिकेशन मौजूद है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ हो रहा है शायद उसकी जस्टिफिकेशन देना किसी के लिए भी मुश्किल हो और वो मुमकिन भी उस तरह से नजर नहीं आती। लेकिन अब जब इलेक्शन होंगे तो हमें वही लगेगा कि एक जो साइकिल है वो दोबारा उसी तरह का साइकिल चल रहा है कि एक सियासी जमात जिसको दबा दिया जाता है, दूसरी सियासी जमात जिसको कंधों पर बिठा लिया जाता है, जिनको कंधों पे बिठाया जाता है उनको इक़्तिदार में लाया जाता है, और जिनको दबाया जाता है वो इलेक्शन के बाद, हुकूमत की फॉर्मेशन के बाद वो शोर मचाने लग पड़ते हैं कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन नहीं हुआ। तो एक वही पुराना साइकिल जो है वो चलने लग पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन भी कोई स्टेबिलिटी लेके आएंगे। उसकी वजह यह है कि इन इलेक्शन की स्टेबिलिटी को इन इलेक्शन की जो साख है उससे मुंसलिक होना चाहिए था। साख को पहले खराब कर दिया गया है, तो अब स्टेबिलिटी का जो इम्कान है वो मुझे नहीं इतना ज्यादा लगता। स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, यानी इसका मतलब है कि इट विल बी द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी।
तो हम कब तक इस चीज़ों में चलेंगे? जी आप कुछ कह रहे हैं। मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन की साख को तो बहुत नुकसान होगा और इलेक्शन की साख पे क्वेश्चन होंगे, मगर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की आपने बात की या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो जिस तरह 2018 के इलेक्शन इंतहाई मुतनाज़ा होने के बावजूद बाद में एक्सेप्ट हो गए थे और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलना शुरू हो गया था और बाद में सब कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इसी तरह मेरे ख्याल में अभी बेशक मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे और साख भी होगी, लेकिन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे मेरे ख्याल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखें अभी भी तो इमरान खान साहब स्टेबल रहेगी। मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी फिर भी आ जाती है, चाहे जिस तरह के भी इलेक्शन हुए हों गैर मुतनाज़ा। पाकिस्तान में तकरीबन सारे इलेक्शंस पे ही सवाल उठते रहे और मुतनाज़ा रहे, उसके बावजूद सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी रही है, तो मेरे ख्याल में फिर भी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और पावर जो है वो प्रिवेल कर जाएगी। मुझे लगता है जो क्वेश्चन इस वक्त जारी हैं, 20 दिन जो बाकी रहते हैं, PMLN को 120 नेशनल असेंबली की सीट्स कम से कम वो एक्सपेक्ट कर रही है, पार्टी सपोर्ट भी एक्सपेक्ट कर रही है कि कम से कम 120 सीटें होनी चाहिए, जिससे लगता है कि PMLN आसानी से अगर हुकूमत बना लेती है, और ऐसा हो जाता है जो वो कोशिश कर रही है, अंदर अंदर से भी कोशिश कर रही है, तो स्टेबिलिटी आएगी और जो लीड अपोजिशन होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकती है। और मुझे अगेन नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ का कोई रोल होगा आने वाले पार्लियामेंट में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वसीम अब्बासी, आपका भी, जाहिद कशकोरी साहब आपका भी, और एजाज सईद साहब का भी बहुत बहुत। और फिलहाल तो यही है, और बड़े सीनियर हमारे साथ जर्नलिस्ट थे और इस पैनल को बनाने का मकसद भी यही था, इनको ज़हमत देने की आज कि एक्चुअली उनके ओपिनियन क्या हैं, किस तरह से वो देख रहे हैं आने वाले दिनों में। और दुआ यही है कि इलेक्शंस हों, जैसे हों तैसे हों, मगर स्टेबिलिटी आए मुल्क में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान में जो माशी इस्तेहकाम आएगा, जिसकी इस वक्त शदीद ज़रूरत है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर, मेरे से कोई इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।